आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो पुस्तकालय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का चौथा वीडियो है, जिसका टॉपिक है सूचना एवं उसका संचार। और इस सूचना एवं संचार का यह दूसरा वीडियो हुआ, लेकिन पूरे सीरीज का यह चौथा वीडियो हुआ। तो इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। और यहाँ पे ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे ये 4 होगा। यहाँ पे ये चौथा वीडियो है। 51वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया के तत्व पार्थ सारथी ने कितने बताए हैं? यानी संचार प्रक्रिया के तत्व जो है ना, उसको पार्थ सारथी ने कितने बताए हैं? तो ये बताए हैं 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 52वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है? तो संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व जो है वह है संप्रेषक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संप्रेषक। अगला प्रश्न है 53, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को पुनः प्रेषक के पास भेजने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फीडबैक। तो इसका आंसर सी, फीडबैक। 54वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में पुनः निर्देश फीडबैक क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए आवश्यक है कि संदेश को सही रूप में प्राप्त करने के लिए ये बड़ी ही आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संदेश को सही रूप में प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, सूचना के संचार में बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सूचना के संचार में सबसे बड़ी बाधा जो है वो भाषा की बाधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा की बाधा। 56वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी संदेश को एक साथ पाकर नासमझी के कारण उत्पन्न वाद विवाद की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हैलो प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैलो प्रभाव। 57वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा क्या होती है? तो बौद्धिक संपदा जो होती है वो सभी पठनीय सामग्री होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी पठनीय सामग्री। 58वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा को परिभाषित करने का आरंभ कहाँ हुआ था? तो बौद्धिक संपदा को परिभाषित करने का आरंभ इटालियन सिटी स्टेट्स में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इटालियन सिटी स्टेट्स। 59वां प्रश्न है, क्या बौद्धिक संपदा का क्रय विक्रय संभव है? तो इसका संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 60वां प्रश्न है, क्या बौद्धिक संपदा अपनी भौतिक सीमाओं के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। 61वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार किस रूप में मान्य है? तो बौद्धिक संपदा प्रकाशन अधिकार भी है उसको, और पेटेंट अधिकार भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 62वां प्रश्न है, भारत में बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार को ब्रिटेन पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित थे, सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में ये प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 बी। 63 प्रश्न है, भारत में पेटेंट बिल कब पारित हुआ? तो भारत में पेटेंट बिल 1970 में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1970। अगला प्रश्न है 64वां, पेटेंट सूचना प्रणाली का मुख्यालय कहाँ है? तो पेटेंट सूचना प्रणाली का मुख्यालय नागपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 65वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर पर जो कार्य कर रही है वो बीपो कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीपो। 66वां प्रश्न है, बीपो का पूर्ण रूप क्या है? तो बीपो का पूर्ण रूप जो है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसी कृति रचना पर कृतिकार का अधिकार होता है, तो उस अधिकार को क्या नाम दिया गया है? तो उस अधिकार को नाम दिया गया है प्रतिलिप्याधिकार।
प्रतिलिप्याधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिलिप्याधिकार। अगला 68वां प्रश्न है, प्रतिलिप्याधिकार का सही आशय बताइए। तो इसका सही आशय जो है ना, वो है कृतियों के संबंध में उनके रचनाकारों को अधिकार प्रदान करना। तो ये हो गया बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, कृतियों के संबंध में उनके रचनाकारों को अधिकार प्रदान करना, यही है प्रतिलिप्याधिकार। यानी उस प्रतिलिपि पे वो उन्हीं का अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है, जिन्होंने रचना किया है उन्हीं का अधिकार है। 59वां प्रश्न है, 69वां प्रश्न है, निम्न में से प्रतिलिप्याधिकार का उद्देश्य क्या नहीं है। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कृतिकारों के अधिकारों का उपयोग करना, ये उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृतिकारों के अधिकारों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, प्रतिलिप्याधिकार के अधीन कृतिकार को कब तक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो ये होता है पूर्ण जीवन या मृत्यु के बाद भी कुछ निश्चित अवधि तक ये अधिकार उनको प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रतिलिप्याधिकार से संबंधित सबसे पहला अधिनियम किस देश में पारित किया गया था और कब पारित किया गया था। तो इससे संबंधित सबसे पहला जो देश है वो इंग्लैंड है और 1710 में ये अधिकार पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड 1710। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये भारत में पारित हुआ था 1847 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1847, यानी आज़ादी के 100 वर्ष पहले ही यह पारित नियम हो चुका था। 73वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये 1857 में पारित हुआ, यानी लगभग 110 साल बाद यह भारत स्वतंत्र भारत में पारित होता है। आगे बढ़ते हैं 74वें प्रश्न के तरफ। 1886 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये सबसे पहले हुआ था बर्न में। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बर्न। 75 नंबर प्रश्न है, 1886 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन किसकी सुरक्षा हेतु आयोजित किया गया था। तो सीधी सी बात है, ये साहित्य एवं कलात्मक कार्य के लिए आयोजित किया गया था। इन्हीं की सुरक्षा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन जो 1952 में हुआ था वो कहाँ हुआ था। पहला तो बर्न में हुआ था और दूसरा कहाँ हुआ था। तो दूसरा हुआ था जेनेवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेनेवा। आगे बढ़ते हैं 77वें प्रश्न की तरफ। सूचना नीति क्या होती है। तो सूचना नीति जो होती है वो सूचना का निर्देशन, प्रबंध एवं विकास करने की एक व्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूचना का निर्देशन, प्रबंध एवं विकास करने की एक व्यवस्था। 78वां प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु सूचना नीति भारत में 1779 में किसके द्वारा आरंभ की गई। तो ये आरंभ की गई थी यूनेस्को के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनेस्को। 79वां प्रश्न है, भारत में वैज्ञानिक नीति का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में वैज्ञानिक नीति का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथालय एवं सूचना नीति किसके द्वारा संस्थापित की गई थी। तो ये संस्थापित की गई थी राजा राम मोहन राय ग्रंथालय फाउंडेशन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा राम ग्रंथालय फाउंडेशन। 81वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ग्रंथालय फाउंडेशन के अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथालय एवं सूचना नीति की संस्थापना में किसका योगदान है। तो ये योगदान है भारतीय ग्रंथालय संघ का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय ग्रंथालय संघ। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में ग्रंथालय एवं सूचना नीति के लिए समिति किसके द्वारा गठित की गई थी। तो ये गठित की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है
83वां 83 ग्रंथालय एवं सूचना नीति के लिए भारत में समिति कब गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी 1985 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1985। 84वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथ नीति पर डॉक्टर पीटर लाजार का प्रतिवेदन किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथालय समिति यानी नेशनल लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे हैं, कौन थे? तो ये थे BS झा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए BS झा। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी नीति प्लान भारत में कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1996 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द 1996। अगला प्रश्न है, भारत में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत में वैज्ञानिक नीति जो पारित किया गया था वो 1958 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1958। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रंथालय आंदोलन एवं शिक्षा व्यवसाय तथा संघ से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। इसलिए आप सभी प्यारे दोस्तों से आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।